Hello everyone, this is Rajat Chaudhary and welcome to our YouTube channel Innovative G EduPoint। तो प्रेजेंट है आपके लिए इनकम टैक्स, उसमें भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। काफ़ी दिनों से मेरे पास कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपने 12th वालों के लिए कंटिन्यूसली लेक्चर्स दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स के वीडियोस, सम के वीडियोस, लेकिन आपने हमारे लिए जो है वीडियोस अभी तक नहीं बनाए हैं और वो पुराना चैनल आपका डिलीट हो गया। तो मेरी तरफ से उन लोगों को बिल्कुल सॉरी, क्योंकि मेरा वो पुराना चैनल गलती से मुझसे ही डिलीट हो गया। तो ये नया चैनल आपके लिए अवेलेबल हो गया है। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आपकी तरह सारे वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, अब आपको बिल्कुल बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसे स्टार्ट करते हैं हम। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखिए, उससे पहले मैं आपको इनकम फ्रॉम सैलरी थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉरी, पहले तो इनकम टैक्स में पूरा बता देता हूँ आपको। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स को हिंदी में कहते हैं आयकर। इसका जो एक्ट है 1961। ठीक है, अब इनकम टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कमाऊंगा तो मुझे ही चुकाना पड़ेगा, ऐसा होता है इनकम टैक्स। जीएसटी जो है वो एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब टैक्स जनरली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि यार मैं कमाऊंगा तो मुझे ही चुकाना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स में क्या है, मेरी इनकम अगर 2.5 लाख को क्रॉस करती है तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, आपकी इनकम क्रॉस नहीं करती है, आपको नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो जीएसटी होता है, जैसे जीएसटी में क्या है, मान लीजिए मेरी कंपनी है पार्ले जी, मैं पार्ले जी का प्रोडक्ट बनाता हूँ और एक 5 रुपए वाला बिस्किट आपको सेल करता हूँ। मैं जो है ओवरऑल यूनिट पर अमाउंट भरूंगा, टैक्स भरूंगा उस पर। उसके बाद क्या होगा कि मैं अपने होलसेलर से चार्ज कर लूंगा, होलसेलर अपने रिटेलर से चार्ज कर लेगा, रिटेलर कंज्यूमर से चार्ज कर लेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो टैक्स जो मैंने भरा है वो मैं अपने कस्टमर से चार्ज कर लूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये तो बात हो गई डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की। अब इनकम टैक्स में आपको पता है कि 5 सोर्सेस होते हैं। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब अगर आप कहीं जॉब करते हैं, वहाँ से आपको सैलरी मिलती होगी तो वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 होता है हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई मकान है, ठीक है, और आप उस मकान को किराए पर देते हैं, वहाँ से जो आपकी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपका या तो कोई बिजनेस है या आप कोई प्रोफेशनल है, लाइक डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, टीचर। तो आप ऐसे प्रोफेशनल हैं, आपको वहाँ से जो भी इनकम होती है वो आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो प्रोफेशन में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद ली है और उस प्रॉपर्टी को आपने उसकी वैल्यू बढ़ जाने के बाद में बेच दी है, तो वो आपका होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी इनकम इन चारों सोर्सेस में नहीं आई, किसमें? सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस प्रोफेशन में और कैपिटल गेन में, तो ऐसी इनकम हमारी कहाँ पर आती है? ऐसी इनकम हमारी आती है अदर सोर्स में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। हाउस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो ये आपके सामने प्रेजेंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब मैंने आपको अभी ऊपर बता ही दिया, पर एक बार शॉर्ट में वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि आपका एक या एक से ज़्यादा मकान है जिसे अगर आपने किराए पर दिया है तो उससे होने वाली इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि ये जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, अंडर इट इनकम इज कैलकुलेटेड थ्रू रेंट रिसिव्ड। जो भी आपको किराया मिल रहा होगा वो आपकी इनकम काउंट होगी और आपके इनकम टैक्स में उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अब जनरली जो है मकान इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। या तो आपका सेल्फ हाउस होगा या फिर लेट आउट हाउस होगा। सेल्फ हाउस मतलब बोले तो ऐसा मकान जहाँ पर आप खुद रहते हैं, आपका मकान है और आप खुद रहते हैं। और किसी लोगों का डाउट आता है कि सर किराएदार हुए हम, तो अगर आप किराएदार हुए तो आपको जाहिर सी बात है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती नहीं होगी, तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बट बात क्या है, अगर आपका मकान है तो हम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो अगर आपका मकान है तो या तो आप उसमें खुद रहते होंगे या फिर उसे आपने किराए पे दे रखा होगा। सेल्फ हाउस यानी खुद रहते हैं, लेट आउट हाउस यानी किराए पे दिया है। तो अब जैसे सेल्फ हाउस हुआ वो, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको पता है कि आपकी कोई भी इनकम नहीं होगी, तो हमको याद ध्यान रखना है कि यहाँ पे रेंट को हम जीरो कर देंगे। जबकि लेट आउट हाउस की कंडीशन में क्या होगा कि आपको रेंट मिल रही होगी, उस हिसाब से हम रेंट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, सेल्फ हाउस को अपन बहुत डिटेल में जानते हैं। देखिए, वैसे इस सेल्फ हाउस में भी दो कंडीशन है। इस सेल्फ हाउस में दो कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 कि आपका मकान जो है 1 अप्रैल 1999 के पहले बना होगा या फिर आपका मकान 1 अप्रैल 1999 के बाद में बना होगा। ये ध्यान रखिएगा आप। मतलब अगर ये मकान 1 अप्रैल 1999 के पहले बना होगा तो सपोज कीजिए हम इसको मान लेते हैं पुराना मकान, ये आपका ओल्ड हाउस होगा यानी पुराना मकान। और अगर आपका मकान 1 अप्रैल 1999 के बाद बना होगा तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा न्यू हाउस होगा यानी कि नया मकान। तो अब इसकी कंडीशन को हम ध्यान से बिल्कुल देखते हैं। जैसे कि अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेल्फ हाउस। सेल्फ हाउस में है हमारा ये,
सेल्फ हाउस की कंडीशन में बात करने जा रहे हैं, वो भी हम कौन से वाले, ओल्ड हाउस की। ओल्ड हाउस यानी कि आपका 1 अप्रैल 1999 के पहले वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं। असेसिबल वैल्यू जो होती है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे असेसिबल वैल्यू लिख दिया है, यहाँ पे आता है एनुअल रेंटल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एनुअल रेंटल वैल्यू, ARV, एनुअल रेंटल वैल्यू, मतलब आपको ऐसे मकान से साल भर का किराया कितना मिलेगा। एसेसिबल वैल्यू नहीं आएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई एक्चुअली, है ना। एनुअल रेंटल वैल्यू जो है आपकी कितनी हो जाएगी, नील हो जाएगी, यानी कि जीरो हो जाएगी। ठीक है, जीरो क्यों हो जाएगी, जिस मकान में मैं खुद रहता हूँ वहाँ से मुझे किराया कैसे मिलेगा, मैं अपने आप को किराया तो दूंगा नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए एनुअल रेंटल वैल्यू हो जाएगी नील। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपने ऐसे मकान पर लोन ले रखा है तो आपको इंटरेस्ट के 30,000 रुपये तक की छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000 और एक्चुअल विच एवर इज लेस। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए मैंने जो लोन लिया था उस पर मुझे ब्याज 20,000 लग रहा है साल भर का, तो मुझे गवर्नमेंट सिर्फ 20,000 की छूट देगी। अगर मुझे 30,000 लग रहा है तो 30,000 की देगी, अगर 40,000 लग रहा है तो भी 30,000 की देगी। मतलब जो भी आपको ब्याज लग रहा है वो और 30,000, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो छोटा हो उस पर आपको छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ये इनकम टैक्स वाले बहुत चालू हैं। चालू क्यों हैं कि अगर आपको छूट देने की, डिडक्शन देने की बात होगी तो ये सबसे छोटे अमाउंट पर, विच एवर इज लेस पर आपको डिडक्शन देंगे, लेकिन जब टैक्स लगाने की बात होगी तो विच एवर इज मोर पर, जो सबसे बड़ा अमाउंट होगा उस पर आपको टैक्स लगाने की बात करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका ओल्ड हाउस होगा, सेल्फ हाउस, ओल्ड सेल्फ हाउस, तो उस कंडीशन में हमेशा आपको 30,000 का लॉस होगा। और आप कौन, आप होंगे टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा होगा। ठीक है ना, मतलब आप अपने आप को वो सामने वाला हाउस वाला व्यक्ति मत समझिएगा, सम करते समय हम अपने आप को टैक्स इंस्पेक्टर माने, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्योंकि देखिए जिसका मकान है उसे तो फायदा हुआ कि उसे उस मकान पे तो टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा, प्लस उसे दूसरे मकान में छूट मिल जाएगी माइनस के, मतलब 30,000 रुपये की। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। तो जो है ये नुकसान किसके लिए है, ये गवर्नमेंट के लिए या फिर टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नुकसान है, अगर कोई सेल्फ हाउस में रहता है तो मतलब अगर किसी का हाउस कोई सा सेल्फ हाउस है तो अब रहेगा तो सेल्फ हाउस में ही। ठीक है, तो अब इसी की दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। इसकी दूसरी कंडीशन कैसी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेल्फ हाउस इफ हाउस इज न्यू। अगर आपका मकान नया होता है, यानी कि 1 अप्रैल 1999 के बाद में बना हुआ होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये एसेसिबल वैल्यू, फिर मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया था कि ARV जो है आपका ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। एनुअल रेंटल वैल्यू, मतलब भले ही पुराना मकान हो चाहे नया मकान हो, अगर आप उसमें खुद रहते होंगे तो जाहिर सी बात है कि उस मकान में आप अपने आप की जेब से निकाल कर पैसा तो देते नहीं होंगे कि यार इस जेब से निकाला और उस जेब में डाल दिया, ये किराया मिल गया, किराया मिल गया। ऐसा तो करेंगे नहीं ना, जाहिर सी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपका, यहाँ पर आपको अगर आपका न्यू हाउस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन आपको 2 लाख रुपीज़ तक की मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात। वहाँ पे ओल्ड हाउस में यानी 1 अप्रैल 1999 के पहले का अगर आपका मकान होता था तो कितने की छूट मिलती थी आपको, 30,000 की। लेकिन अगर अब आपका मकान 1 अप्रैल 1999 के बाद का है, कभी भी बना है उसके बाद, तो आपको कितने की, 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट ऑन लोन छूट मिल जाएगी। अच्छा, दोनों हाउस में, पहले वाले में भी ध्यान रखिएगा और इस वाले में भी ध्यान रखिएगा। पहले वाला कौन सा, ओल्ड हाउस, ये वाला कौन सा, न्यू हाउस। ओल्ड हाउस मतलब 1 अप्रैल 1999 के पहले बना हुआ, न्यू हाउस मतलब 1 अप्रैल 1999 के बाद में बना हुआ। दोनों हाउस में एक बात ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि अगर आपने मकान पर अगर लोन ले रखा है तो उस पर छूट मिलती थी वहाँ पर 30,000 ओल्ड हाउस में, और यहाँ पर 2 लाख यानी न्यू हाउस में। ये तब मिलेगी आपको जब आपने जो लोन है वो अपने मकान को या तो बनाने के लिए या फिर खरीदने के लिए या फिर रिपेयर कराने के लिए लिया होगा। मतलब या इसका पर्पस जो है लोन लेने का, या तो आपका कंस्ट्रक्शन होगा, या आपका हाउस बाइंग होगा यही वाला मकान, या फिर आपका रिपेयरिंग ऑफ दिस हाउस होगा। बात समझ में आ रही है। अगर पता चला आपने बेटी की शादी के लिए लोन लिया तो ऐसे लोन का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज डिडक्टिबल व्हेन लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग हाउस, रिपेयरिंग हाउस और बिल्डिंग हाउस। मतलब बनाने के लिए, रिपेयर कराने के लिए या परचेस कराने के लिए लिया होगा तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, अब लेट आउट हाउस पे आ जाते हैं अपन। लेट आउट हाउस मतलब एक ऐसा मकान जिसमें कि आप खुद नहीं रहते हुए आपने दूसरों को किराए पे दिया। फॉर एग्जांपल मेरे 2 मकान है मान लीजिए आप, तो एक मकान में मैं रहता हूँ और दूसरे मकान में मैंने किराए पे दे दिया, तो उस कंडीशन में जो दूसरा हाउस है वो क्या हो जाएगा, मेरा लेट आउट हाउस, यानी कि किराए पर दिया हुआ मकान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि लेट आउट हाउस में कंडीशन में क्या होती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेट आउट हाउस में सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा 3 टाइप का रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब जो आप वास्तविक रूप से अपने किराएदार से लेते हैं, ठीक है। एक होता है फेयर रेंट जो लगभग आपको लेना चाहिए, और म्युनिसिपल रेंट मतलब जो कि नगर निगम ने आपको किराया डिसाइड करके बताया है कि इतना जो है
टैक्स लगना चाहिए वो म्यूनिसिपल रेंट। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल रेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपको बोला कि आपका जो है मकान इस लोकेलिटी में है, तो आपको लगभग आपके मकान का किराया जो है 5,000 रुपये महीना रखना चाहिए, यानी साल भर के 60,000 ऐसा बोला। लेकिन आपके पड़ोसी ने 6,000 रुपये महीने पे किराए पे दे रखा है, तो लगभग आपने देखा कि यार इस एरिया में कोई 6 में दे रहा है, कोई 7 में दे रहा है, तो मेरा भी लगभग 6 साढ़े 6 में चले जाएगा। तो आपने अप्रॉक्स मान लिया कि 6,500 रुपये महीना मेरा मकान जो है वो किराए पे चले जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे ध्यान रखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने पता चला, आपने अपने किराएदार को बोला कि भैया मैं तो 8,000 लूँगा पर मंथ के। ठीक है, तो 8,000 रुपये पर मंथ में आपने जितने में दिया वो आपका फिर वो एक्चुअल रेंट हो जाएगा। देखिए इन तीनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक्चुअल रेंट ही बड़ा होगा, कई बार फेयर या म्यूनिसिपल भी बड़ा हो सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो एनुअल रेंटल वैल्यू निकालना है, ARV एनुअल रेंटल वैल्यू जो निकालना है वो निकालना है विच एवर इज मोर पर। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जब टैक्स लगाने की बारी आएगी ना, तो ये लोग बोलेंगे कि विच एवर इज मोर, जो सबसे बड़ा अमाउंट है। लेकिन जब टैक्स कटाने की बात आएगी, मतलब आपको डिडक्शन देने की बात होगी, तब ये बोलेंगे विच एवर इज लेस। तो हम सबसे पहले ARV निकाल देंगे, इन तीनों में से जो भी बड़ा होगा, ये या ये जो भी बड़ा होगा उसे यहाँ लिख देंगे और हमारा एनुअल रेंटल वैल्यू आ जाएगा। फिर उसमें से हम लेस करेंगे। ठीक है, फिर हम उसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, देखिए उससे हम लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। अब म्यूनिसिपल टैक्स दो टाइप से दिया जा सकता है आपको। नंबर वन, या तो आपको दे देंगे 500 रुपये, 800 रुपये, कितना भी अमाउंट दे देंगे, तो आप अमाउंट जितना भी दिया हो माइनस कर देना। या फिर आपको क्या करेंगे, परसेंट में दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया 10%। ठीक है, अगर आपको 10% दे दिया तो बोले काय का, इन तीनों में से बड़ा क्या है, आप किसी बड़े का ध्यान मत रखना। ठीक है, मतलब इन तीनों में से भले ही एक्चुअल रेंट बड़ा हो, चाहे फेयर रेंट बड़ा हो, कुछ भी बड़ा हो, हमेशा म्यूनिसिपल रेंट तो एक ही चीज़ का निकलेगा, किसका, म्यूनिसिपल रेंट का। ये जो म्यूनिसिपल टैक्स है ये किसका निकलेगा हमेशा से, मैं देखो दूसरे कलर में कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। म्यूनिसिपल टैक्स जो है ना, ये हमेशा सॉरी म्यूनिसिपल टैक्स हमेशा, हाँ, म्यूनिसिपल रेंट पर निकलेगा। ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि विच एवर इज मोर, पता चला सर एक्चुअल रेंट सबसे बड़ा आया था हमारा, म्यूनिसिपल रेंट पर क्यों दे रहे हैं अपन। तो म्यूनिसिपल रेंट पर ही हमेशा म्यूनिसिपल टैक्स निकलेगा अगर परसेंटेज दे रखा होगा तो। ठीक है, अच्छा, अब म्यूनिसिपल रेंट की भी एक छोटी सी कंडीशन होती है, वो भी मैं आपको बता ही दूं। म्यूनिसिपल टैक्स की जो, जैसे आपको आपको डिडक्शन मिल रही है, माइनस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिडक्शन मिल रही है, तो म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आपने, यानी कि मकान मालिक ने अगर टैक्स को पे किया होगा म्यूनिसिपल टैक्स को, तो ही। पता चला किराएदार ने भर दिया हो तो नहीं मिलेगी। कभी ऐसा होता है कि आधा मकान मालिक ने भर दिया, आधा किराएदार ने भर दिया, तो सिर्फ लैंडलॉर्ड को, यानी मकान मालिक का भरा हुआ उसको छूट मिलेगी, और जितना किराएदार ने भरा होगा उतने की छूट यानी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स बनता है, 5,000 किराएदार ने भर दिया, 5,000 मकान मालिक ने भरा, तो सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन कितने की मिलेगी, 5,000 की मिलेगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जो है म्यूनिसिपल टैक्स जो है 10,000 भरना था, लेकिन मकान मालिक ने 5,000 भरा, 5,000 ड्यू है, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, सिर्फ 5,000 की, जितना भरा है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में नेट एनुअल वैल्यू, इससे एनुअल रेंटल वैल्यू से जैसे ही आपने म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस किया तो क्या आ गया, आपका आ गया NAV, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू के बाद में आपको दो डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स के सेक्शन, अंडर सेक्शन 24। ठीक है, आपको अंडर सेक्शन 24 दो डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डेविएशन एट द रेट 30% ऑफ NAV। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% का, SD कहते हैं शॉर्ट में हम इसे, 30% का। सर अब ये कहाँ से आया, क्या क्वेश्चन में तो कहीं नहीं बताया होगा आपने को, तो देखिए ये आपको क्वेश्चन में कभी भी नहीं बताया होगा। 30% SD जो होता है ये कंपलसरी देना होता है। अब इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा। सपोज कीजिए कि मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने एक रूल बनाया कि यार सभी लोगों को अपने हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पे टैक्स भरना है। अब आपने क्या किया, चालाकी की, आपने चालाकी ये की कि आपने क्या किया, अपना एक फ्लोर और बना लिया, उस पर लोन ले लिया और आपने उस पर तमाम खर्चे गिनवा दिए कि मैं तो सर इस बार टैक्स नहीं भर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने इतना इतना खर्च किया है मेरे मकान को बनाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपको देख के दूसरों ने बोला वाह यार ये तो अपना टैक्स बचा रहा है, अगर अपन भी ऐसा काम करते हैं, अपन भले ही मकान हर साल तोड़ो हर साल बनाओ, बाकी अपने को तो डिडक्शन चाहिए। ठीक है, कोई और किसी और चीज़ के रोने लग जाए, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए छोटी सी कंडीशन रख दी कि चाहे आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो मकान के लिए, या फिर आप 1 रुपये भी खर्च मत करो, हम आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितने की दे पाएंगे, हम आपको मैक्सिमम डिडक्शन दे पाएंगे 30% ऑफ NAV। हम कितनी डिडक्शन दे पाएंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ 30% दे पाएंगे NAV की।
ठीक है, ये हो जाता है। तो उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने इस मकान को बनाने, ठीक है, या फिर तोड़ने, सॉरी, या तो मकान को बनाने या खरीदने या फिर उसको रिपेयर कराने के लिए लोन लिया होगा, तो उस लोन पर लगने वाला ब्याज जो है वो आपका अनलिमिटेड टैक्स फ्री होगा। मतलब यहाँ पे अगर आपने 1 करोड़ रुपए भी ब्याज बन रहा होगा तो पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी आपको। ध्यान रखिएगा, मतलब कितना भी ब्याज हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ हाउस में लिमिट थी, पुराने मकान में 30,000, नए मकान में 2 लाख, लेकिन यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन की ये कंडीशन भी देखिए, आपको मैंने जो बताई कि इंटरेस्ट ऑन लोन तभी डिडक्टिबल होता है जब या तो वो मकान खरीदने के लिए, बनाने के, रिपेयर करने के लिए या बनाने के लिए लिया जाता है। अब देखिए हम इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ समझते हैं। क्वेश्चन के साथ आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज होता क्या है कि हमारी बातें तब तक अच्छे से समझ में नहीं आती जब तक हम उसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। श्री राम ऑनर है एक हाउस प्रॉपर्टी के, इसका एनुअल लेट आउट वैल्यू है, यानी कि साल भर में जो इसको किराए पे दिया है उसकी वैल्यू है 80,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर में इसको, अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है कि जिस साल आपने पैसा कमाया वो प्रीवियस ईयर है, और जिस साल आप टैक्स भरते हो उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो साल चल रहा है ये मेरे लिए असेसमेंट ईयर है, 2020-21 चल रहा है अभी, 2021। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, असेसमेंट ईयर है। और मेरा प्रीवियस ईयर, मैंने ये इस साल जो मैं टैक्स भरूंगा वो मैंने लास्ट ईयर कमाया होगा, मतलब मेरा इस हिसाब से मेरा प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा, मेरा प्रीवियस ईयर रहा होगा 2019-20, 19-20। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर को हिंदी में कहते हैं गत वर्ष, और असेसमेंट ईयर को कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। गत वर्ष यानी कि जिस पिछले साल में आपने पैसा कमाया वो आपका प्रीवियस ईयर है, और जिस साल अभी आप टैक्स भरोगे उस पिछले साल के कमाए हुए पैसे पर वो आपका असेसमेंट ईयर है, यानी कर निर्धारण वर्ष है। तो यहाँ पे बता दिया आपको, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल की बात करें जिस पे अब आपको टैक्स भरना है। आपने एक टीनेंट रखा, किराएदार रखा, जिसमें कि 7,000 रुपये मंथली रेंट पर आपने उसे रखा था। अब आपने क्या क्या खर्चे किए, आपने म्यूनिसिपल टैक्स भर दिया 8,000, आपने रेंट वसूल करने के लिए एक व्यक्ति को एजेंट रखा था, उस व्यक्ति को दे दिए 600 रुपये। आपने अपनी मतलब आप कौन, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये श्री राम की बात कर रहा हूँ, श्री राम की बात कर रहा हूँ, ये श्री राम को आप कह रहा हूँ मैं। श्री राम ने फिर क्या किया कि अपनी स्टेप मदर सौतेली माता को 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये मेंटेनेंस अलाउंस पे कर दिया उन्होंने। ठीक है, मेंटेन वगैरह करती होंगी वो, तो इसलिए दे दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बोला है कि मेंटेनेंस अलाउ वो एनुअली विच वाज चार्ज ऑन प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू फादर्स विल। ठीक है। अच्छा, देखिए अब क्या है कि ये जो मकान था ये श्री राम को अपने फादर से मिली थी, मतलब प्रॉपर्टी होता है ना, पिता के बाद बेटे को मिलती है, वैसे मिली थी। और उनके विल में, विल बोले तो जो जायदाद का वो होता है कि क्या कहते हैं उसे, जैसे स्टोरीज में नहीं होता कि अपन ने बोला उन्होंने नामा लिखा था, कौन सा कहते हैं अपन उसमें, कि जैसे मैंने वसीयत, वसीयत लिखना, विल मतलब वसीयत होना, कि जैसे अब वसीयत लिखी थी उनके पापा ने कि आपको ये मकान मिल जाएगा लेकिन आपको मेंटेनेंस चार्जेस अपनी मदर को इतने हर महीने देने पड़ेंगे, मतलब हर साल देने पड़ेंगे 12,000 जैसे, तो वो दिया। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन में एक बात और बताइए, द हाउस रिमेंड वैकेंट फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए हमारा मकान जो है वो खाली रहता है प्रीवियस ईयर में। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब ये 2019-20 के असेसमेंट ईयर मानते हुए आपको ये सम करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, श्री गणेश करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट्स के साथ बता दूं कि फेयर रेंट अपने को अवेलेबल नहीं है, तो फेयर रेंट को हम नहीं मानेंगे, नहीं तो कोई स्टूडेंट्स जनरली घबरा जाते हैं कि आपने बोला था फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल रेंट 3 दे रखा होगा, पर यहाँ तो म्यूनिसिपल रेंट दे रखा है और एक्चुअल रेंट दे रखा है, फेयर रेंट नहीं दे रखा। नहीं दे रखा तो आप उसको जीरो मान लो, एक सेकंड के लिए आप उसे जीरो मान लो। अब विच एवर इज मोर करोगे तो जीरो तो वैसे ही सबसे छोटा हो जाएगा, तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो आप। दूसरी बात आपको बोली है कि आपका हाउस 1 महीने के लिए वैकेंट रहा था, हमने लास्ट लाइन में यहाँ पे देखा था कि 1 महीने के लिए वैकेंट रहा था, तो उस 1 महीने की अपने को डिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आपको बोला है कि आपको म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी और इसके अलावा एसडी मिल जाएगा 30% का। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी कि आपने स्टेप मदर को दिया या मेंटेनेंस चार्जेस भरे ना फलाना ढिमका, वो सब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेगी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, सो अपन इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे कि नहीं ज़बरदस्ती अपन ने मन से क्रिएट कर दिया, 5,000 मन से लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रखा था तो हमने डाल दिया, ऐसा नहीं करना है अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने सॉल्यूशन को। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने डाल दिया। एक्चुअल रेंट आपको बोला था 7,000 इंटू 12, 12 क्यों करा, क्योंकि पूरे साल भर का रेंट निकाला हमने। 7,000 रुपये महीना हमारा रेंट था और 12 महीने का निकाला तो ये 84,000 आ गया, यानी 84,000।
इसमें फेयर रेंट की बात करें, गिवन नहीं था तो डैश लगा दिया इसकी जगह। म्यूनिसिपल रेंट की बात करें, 80,000 दे रखा था। अब आप ही बताइए 84 और 80 में से बड़ा क्या है, विच एवर इज मोर। जब टैक्स लगाने की बारी आएगी क्या बोलेंगे हम, विच एवर इज मोर, जो सबसे बड़ा हो इन दोनों में से बड़ा है। 84,000 रुपये, 84,000 हमने ARV लगा दिया, है ना, एनुअल रेंटल वैल्यू लगा दिया। उसके बाद हम इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे। सबसे पहला डिडक्शन होगा वैकेंट लॉस। ये आपने फॉर्मेट में तो बताया ही नहीं था, ऐसा मत बोलना। ये फॉर्मेट में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हर मकान में ऐसा नहीं होता कि आपको वैकेंसी अलाउंस मिले, मतलब आपका मकान जो है एक आध महीने खाली रहा हो। ये एक स्पेशल केस है। तो जैसे आपको यहाँ पे बता दिया कि आपका मकान एक महीने खाली रहा था, तो एक महीने का किराया कितना, 7,000 रुपये। 7,000 की डिडक्शन मिल गई उसको। फिर बोले म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स 8,000 क्वेश्चन में रेडीमेड गिवन था। इन दोनों को टोटल किया तो ये हो गया 15,000। 15,000 या तो आप माइनस करके लिख दो या फिर ब्रैकेट में लिख दो। ब्रैकेट का मतलब भी वही होता है, नेगेटिव माइनस कर रहे हैं आप। तो अब अगर आपने 84,000 में से 15,000 को माइनस किया, 84,000 में से 15,000 गए तो कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 69,000 रुपये। अब ये 69,000 आपका आ गया नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अंडर में आपको पता है कि दो डिडक्शन मिलती है। सबसे पहला SD मिलता है 30% काय का, NAV का, ये वाला NAV जो आपने निकाला है। 69,000 का 30% दिया हमने तो 20,700, 20,700 ये आया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ही नहीं था आपको, तो आपको 69,000 में से 20,700 रुपये की डिडक्शन मिल गई। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपके मकान से इनकम कितनी मानी जाएगी, 48,300 रुपीज़ आपकी इनकम मानी जाएगी। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वीडियो में पीछे जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव देना है कि ये चीज़ आप थोड़ा सा और ऐसा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बाकायदा मैं आपके सुझाव को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करूंगा और उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट के पूरे प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं कि मैं और क्या क्या आपके लिए सुधार इसमें कर सकता हूं। ठीक है, और आपको और किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको लगभग हर टॉपिक पे, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, सारी टॉपिक पे आपको जल्दी से जल्दी इस पे वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। इवन हमने इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो भी डालना यहाँ इस पर शुरू कर दी है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वैसे तो ये थोड़ा सा लेंदी और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पर इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर सर आप करा क्यों रहे हो, करा इसलिए रहा हूँ मैं क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में 4 क्वेश्चन के बराबर है। अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको 4 क्वेश्चन करने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जैसे कि ये क्वेश्चन है, श्री शांतिलाल दुग्गर, एक हाउस के मकान है, 4 हाउस के मकान है एक्चुअली, 4 मकान के मालिक हैं ये शांतिलाल दुग्गर साहब। ठीक है, इनके पार्टिकुलर बता दिया है। पहले हाउस के बारे में अपने को बताया, दिस हाउस इज फॉर सेल्फ रेसिडेंशियल पर्पस, खुद रहते हैं यहाँ पर ये। म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 16,000 पर मंथ। ठीक है, इनके एक्सपेंसेस दे रखे हैं, म्यूनिसिपल टैक्स 600, ठीक है, रिपेयर 500, इंश्योरेंस प्रीमियम 210 और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, उन्होंने जो है अपने मकान को के कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, बनवाने के लिए 37,000 का लोन लिया था। देखिए चारों हाउस पे अपन चलेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला हाउस का पढ़ लिया है तो हम पहला हाउस का बना लेते हैं, नहीं तो मैं चारों एक बार क्वेश्चन समझाऊंगा फिर सॉल्यूशन पे जाऊंगा, तो आपको बताने के लिए बार बार मुझे क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। तो अब जैसे फर्स्ट हाउस हो गया है ना, तो हम फर्स्ट हाउस सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड हाउस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे इसी वाले में। मतलब अब जैसे इनका जो फर्स्ट हाउस था, इससे रिलेटेड अगर अपने को कुछ दिया है क्या, देखिए फर्स्ट हाउस में अपने को सबसे पहली बात ये बता दी है इन्होंने। देखिए आपको जो जनरली ये सॉल्यूशंस वगैरह में नोट्स नहीं दिए होते हैं, ये नोट्स मैंने आपके लिए इसलिए लिखा है ताकि आपकी भी आदत बन सके इनकम टैक्स के सम करते समय आपको ऐसे नोट डालने की। अगर आपने टैक्स का पूरा सम सही किया और उसके बाद में नोट नहीं डाला ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको फुल आउट ऑफ फुल कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ मैंडेटरी टू राइट नोट्स आफ्टर ईच एंड एवरी सम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले का आपने नोट्स देख लिया ना कि इसमें क्या बोला था कि आपको जो है इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 या उससे कम, विच एवर इज लेस। ठीक है, 30,000 या इसके अलावा जो भी हो, उन दोनों में से विच एवर इज लेस पे होता है। मतलब 30,000 या उसके अंदर में जो भी आपका ब्याज बन रहा हो उस पर आपको डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे 37,000 था तो आपको 30,000 की ही डिडक्शन मिलेगी, बाकी 7,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट हाउस को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा पहला हाउस, सेल्फ हाउस, इसमें आपको एनुअल रेंटल वैल्यू हमने नील कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 37,000 आया है, लेकिन हम छूट कितनी दे सकते हैं, 30,000 तक की दे सकते हैं। विच एवर इज लेस, छोटा क्या है इन दोनों में से, तो छोटा है इन दोनों में से 30,000 रुपये, इसकी छूट दे दी हमने। 0 में से 30,000 गया तो माइनस का 30,000 रुपये, ब्रैकेट लगा दिया, मतलब वो माइनस है, नेगेटिव है, तो हमें पहले हाउस से लॉस हो गया। हम कौन,
टैक्स कैलकुलेट करने वाले टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अपने को 30,000 आ गया। अब अपन उसके सेकंड हाउस पे चलते हैं और सेकंड हाउस के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड हाउस जो है हमारा, द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द हाउस है 65,000। हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसकी वैल्यू जो है 65,000 रुपये दी है अपने को। और इस मकान को हमने 5,000 मतलब 65,000 जो दी है ना, मतलब क्या बोला है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, नगर निगम ने, कि आपके मकान की वैल्यू इतनी है कि लगभग 65,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से इस पे किराया आ सकता है। ठीक है, अब इसको जो लेट आउट किया जाता है, किराए पे दिया जाता है, तो 5,000 रुपये महीने के हिसाब से किराए पे दिया जाता है। म्यूनिसिपल टैक्स जो है हम 5,000 भरते हैं। हम कौन? मकान मालिक, दुग्गर साहब की बात कर रहे हैं। रिपेयर जो है ये 1,000 रुपीज़ करते हैं। रिपेयर कराने में 1,000 रुपये लगाते हैं। अच्छा, इससे ये कंफ्यूज मत होइएगा आप कि रिपेयर करा डिडक्शन मिल जाएगा। रिपेयर कराने के लिए अगर लोन लिया और उस लोन का ब्याज है तो डिडक्शन मिलेगी। उस पर आपने खर्च कितना किया, इस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कलेक्शन चार्जेस की बात करें अगर अपन, तो कलेक्शन चार्जेस 600 रुपये, नहीं मिलेगा कोई डिडक्शन। ग्राउंड रेंट हमारा कितना था? ग्राउंड रेंट था हमारा 1,000 रुपये, इस पर भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेकंड हाउस हमने पूरा पढ़ लिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, 5,000 रुपये महीना किराए पे दिया है और 65,000 रुपये जो है हमारा इसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है। ठीक है, आ जाते हैं हम जो है अपने सेकंड हाउस पर। ये है आपका सेकंड हाउस का सॉल्यूशन, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अच्छे से। ठीक है, सेकंड हाउस का जो है हमारा, ये देखिए, एक सेकंड। अब म्यूनिसिपल रेंट आपको 65,000 दे रखा है, एक्चुअल रेंट 5,000 रुपये महीना। तो 5,000 इंटू 12 क्यों भैया? साल में 12 महीने होते हैं ना, आपके 13 तो नहीं होते हैं। ठीक है, 12 ही होते हैं ना। तो 12 इंटू 5,000 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60,000 हो जाएगा। इन दोनों में से विच एवर इज मोर, दोनों में से बड़ा क्या है? तो 65,000 आपका बड़ा है, 65,000 हमने लिख दिया एनुअल रेंटल वैल्यू में। म्यूनिसिपल टैक्स इसमें से माइनस करना है, तो म्यूनिसिपल टैक्स आपको 5,000 गिवन था रेडीमेड, हमने डायरेक्ट 5,000 लगा दिया। तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया? 60,000 आ गया, 60,000 रुपये आ गया। ठीक है, डिडक्शन की बात करते हैं अगर आप, तो डिडक्शन यहाँ पे दो दिए जाते हैं। ठीक है, एक तो एसडी 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट क्योंकि था नहीं तो डैश, और एसडी की बात करें तो अपन 30% निकाल देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने को 30,000 इस 60,000 का निकालना है, तो अपन इसका 60,000 का निकाल देते हैं। तो एक जीरो पे हाथ रखो तो 10% आ जाता है। ये शॉर्टकट आपको पता ही होगा शायद। ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेटर से भी 10% निकाल सकते हैं। तो हमने अगर बोला कि इसका 10% निकाला तो 6,000 आ गया। ठीक है, अब इसका 6,000 आ गया अगर 10%, तो 30% कितना हो जाएगा? इंटू 3 कर दिया, 6 3 18, यानी कि 18,000 रुपये आ गया इसका 30% एसडी। ठीक है, आपने 60,000 में से 18,000 माइनस किया तो आपका इनकम फ्रॉम सेकंड हाउस कितना आ गया? 42,000 आ गया। ये हमारा सेकंड हाउस यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई इशू नहीं है आपको? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में पीछे जाकर आप देख सकते हैं। थर्ड हाउस को देखते हैं हम। थर्ड हाउस के बारे में बोला है आपको कि 1 अगस्त 2017 को तो ये हाउस कंप्लीट ही हुआ पहली बात। फिर हमने इसको जो है किराए पे दे दिया कितने? 1,200 रुपये महीने के हिसाब से। ठीक है, 1,200 रुपये महीने के हिसाब से किराए पे दे दिया। म्यूनिसिपल टैक्स 10% है, 10% दे दिया आपको। काहे का? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का। आज आप तो क्वेश्चन में बता दिया है आपको। और म्यूनिसिपल वैल्यू 9,000 रुपये आपको बता दिए कि म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है? 9,000 रुपीज़ है। अब रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, देखो ये रिपेयर की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखिएगा। टाइपिंग करने में छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो रिपेयर्स मिस्टेक है, ये टी गलती से लग गया। ये रिपेयर एक्सपेंसेस आपको हाउस का नील दे रखा है। इंटरेस्ट दे रखा है आपको 500 रुपये। ठीक है, जो कि लोन का इंटरेस्ट है। आपने जो मकान को बनाने के लिए लोन लिया था उसका ब्याज 500 रुपये बना है, अपने को डिडक्शन मिल जाएगी इस बात की। ठीक है, तो आ जाते हैं हम थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस के रिगार्डिंग कुछ अपने को नोट्स भी मैंने लिख के रखे थे। देखिए, सबसे पहली बात, ये मकान 1 अगस्त को बना है, मतलब पूरे साल तो किराए पे दिया नहीं होगा। अच्छा, साल के बारे में मैं आपको बता दूं कि साल अपने हिसाब से ना जोड़ें कि 1 अगस्त से 1 अगस्त हम साल मानेंगे। हम तो होता है ना कि अपन ने 5 तारीख को दूध वाले से बंदी लगवाई तो 5 से 5 का महीना है। ठीक है, इनकम टैक्स ऐसा नहीं मानता है। इनकम टैक्स में ऐसा होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 1 अगस्त के लिए ये फाइनेंशियल ईयर की काउंटिंग नहीं करेगा। तो जो हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है तो पूरे साल तो हमारी इनकम हुई नहीं। ठीक है, अब जितने महीने इनकम हुई उतने को ही हम टैक्स में कैलकुलेट करेंगे, बाकी की अपने को डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं चलिए थर्ड हाउस को। ये रहा हमारा थर्ड हाउस। ठीक है, ये रहा थर्ड हाउस, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, थर्ड हाउस है ना, ये हेडिंग है थर्ड हाउस की। ये थर्ड हाउस है ना। अब एक्चुअल रेंट आपको बोला था 1,200 रुपये पर मंथ, तो 1,200 रुपये इंटू 12 कर देते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ लोग यहाँ पर एक गलती कर देते हैं। वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अगस्त से कैलकुलेट करके और उस हिसाब से ही निकाल देते हैं। वहाँ पे गलत हो जाएगा आपका सम। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर जो है, सिर्फ आंसर खींच खाच के लाना अप्रोप्रिएट नहीं होता। और इवन कई बार गाइड में, सीरीज में जो होता है डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रखा होता है। आप वहाँ पे भी देखोगे तो आपको प्रॉपर चीज़ें नहीं दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 1200 रुपये महीना आपका एक्चुअल रेंट लग रहा है, इंटू 12 अगर आप कर रहे हो, यानी कि साल भर का कितना होता है 14,400। और म्यूनिसिपल रेंट आपको कितना दे रखा है 9,400 रुपये। अच्छा आप ही बताइए कि 14,400 और 9,000 में से दोनों में से जो है विच एवर इज मोर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 14,400 है, तो ये हमारा एनुअल रेंटल वैल्यू हो जाएगा। इसमें से अपन वैकेंसी लॉस माइनस करते हैं। वैकेंसी लॉस देखिए, अब हमारा मकान जो 1 अगस्त को बन के तैयार हुआ था उसी दिन हमने किराए पे दे दिया था, मतलब पूरा अप्रैल खाली रहा, बना ही नहीं था मकान। मई, जून और जुलाई 4 महीने हमारा मकान खाली रहा, यानी कि हमारा मकान बन के तैयार ही नहीं हुआ था, तो उससे रेंट नहीं आया। तो 1200 इंटू 4 यानी 4800 की अपने को डिडक्शन मिल गई। म्यूनिसिपल टैक्स 10% बोला था म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का, तो 9,000 का 10% निकाला 900 रुपये। इन दोनों को टोटल किया यानी कि 4,800 और 900, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 5,700। ठीक है, ये हमारा, इसको माइनस कर दिया हमने 14,400 में से, तो ये हमारा बच गया नेट एनुअल वैल्यू 8,700। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। फिर आपको बोला नेट एनुअल वैल्यू 8,700 हो गया है, तो इसमें से सबसे पहले 30% एसडी दे दिया हमने, 30% डिडक्शन, ये कितना हो गया हमारा 2,610 रुपये हो गया। और इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर आप बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको क्वेश्चन में 500 रुपये दे रखा था, इन दोनों की डिडक्शन मिल जाएगी आपको, तो 3,110 रुपये की डिडक्शन मिली। 8,700 रुपये आपकी नेट एनुअल वैल्यू आई थी, इसमें से 3,110 को माइनस कर दिया, तो आपका जो है इनकम फ्रॉम थर्ड हाउस कितना आ गया 5,590 रुपये आ गया। ठीक है, अब देखिए जो आपको एक सबसे मेन चीज़ करनी है, फोर्थ हाउस पे पहले आ जाता हूँ मैं, फिर उसके बाद आपको वो चीज़ बताऊंगा। फोर्थ हाउस क्या था हमारा, फोर्थ हाउस जो है इसकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 3,000 है, ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन हो गया। अब जो देखिए, एंड इज़ यूज फॉर मिस्टर दुग्गर सेल्फ बिजनेस, ये जो मकान है ये दुग्गर साहब अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर ये अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं तो इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इससे स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी हम बिजनेस के लिए मकान को यूज़ करेंगे तो ऐसा होगा, मतलब आप इस बात को ध्यान से देख लीजिए क्या है कि अगर मैं, मेरा मकान है और मैं इसे किराए पे चलाता हूँ, तो किराए पर मैंने भले ही सामने वाले को सेल्फ हाउस के लिए, मतलब रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया हो रहने के लिए, या फिर मैंने उसे बिजनेस पर्पज़ के लिए दिया हो कि बिजनेस चलाने के लिए, मैंने अगर उसको किराए पर लगाया है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर मैं अपने खुद के बिजनेस में अगर उसे लगाया हुआ है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट ना करते हुए उसे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। इसलिए फोर्थ हाउस का कैलकुलेशन हम इस सम में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें क्या निकालना होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना होता है। तो ये वाले सम में हमें फोर्थ हाउस की कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसका भी आप बाकायदा एक नोट दे दें, मैंने देखिए यहाँ पे एक सिस्टमेटिक नोट लिखा है कि फोर्थ हाउस इनकम विल बी एडेड इन द बिजनेस एंड प्रोफेशन, इट वॉन्ट बी एडेड हियर, यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा इसे। अब इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिएगा। पहला जो हमारा ये आया था, पहले में हमें ये 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, ब्रैकेट में दिख रहा है ये, ठीक है, पहले हाउस से। दूसरे हाउस से 42,000 का प्रॉफिट, और तीसरे हाउस से जो है हमारे, तीसरे हाउस से हमें 5,550 रुपीज़ का जो है ये प्रॉफिट हुआ था। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले वाले को ये 30,000 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 30,000 रुपये माइनस के ये लॉस हुआ था इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, दूसरे में 42,000। ठीक है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल दूं तो ये मेरे पास बच जाएगा 12,000 रुपये, 12,000 पॉजिटिव का बचेगा। और उसके अलावा थर्ड हाउस से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था, थर्ड हाउस से मुझे हुआ था 5,590 रुपये, तो 5,590 रुपये प्लस 12,000, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं 12,000 तो ये हो जाएगा 17,590, यानी 17,590 रुपये। और यही आपका आंसर आया है, तीनों हाउस मिला करके आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी हुई है, 17,590 रुपये हुई है। यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो भी सॉल्व करके दे सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके, और स्पेशली एग्ज़ाम टाइम पर मैं और इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।